तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से हम लोग जो हैं वो MCQ को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपके सामने सवाल बना करके पेश कर रहा हूं। और आप जानते ही हैं कि मैंने आपको बताया है कि कंटेंट राइटिंग का वर्क मैंने किया है, क्योंकि नए लोग जो आएंगे उनको पता नहीं रहता है, तो वो जाने जब भी वो वीडियो को ओपन करेंगे तो उनको पता होना चाहिए। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि जो लोग कोचिंग करते हैं, जो एस्पिरेंट, लेकिन उनका प्रीलिम्स में नहीं होता है, तो इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं गैप होता है तभी कोई चीज़ नहीं होती है। या तो हमारी स्टडी मिसमैच हो, सही नहीं हो रही है, या हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमको सही सवाल नहीं मिल रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कर पाएँ उसकी। जब सही सवाल नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन वहाँ पर जब सवाल आते हैं उनका एक लेवल होता है, एक मानसिकता के तहत वो बनाए जाते हैं। प्रेशर भी देखा जाता है कि एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है, उसके हिसाब से सवाल सेट किए जाते हैं। तो अगर हम उस तरह के सवाल नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें दिक्कत आएगी, समय लगेगा। हो सकता हो 2 बार प्रीलिम्स में ना हो, 3 बार ना हो, तो ऐसा होता है। तो मार्केट में जो बुकलेट अवेलेबल हैं, क्योंकि कंटेंट राइटर सही नहीं है, लेखक वैसे भी कम रहते हैं हमेशा समाज के अंदर, तो ये दिक्कतें आती हैं। इसीलिए तो अगर UPSC की मेंटेलिटी के हिसाब से सवाल नहीं बनाया जाएगा तो सवाल ही नहीं है कि फिर हम वहाँ सही परफॉर्म कर पाएँ। और प्रैक्टिस सही क्या होगा, हमें पता लगेगा कि हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाना है, किस तरह से स्टडी करना है, किस तरह से नोट्स बनाना है। तो सही सवाल मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लंबे समय से मेरा काम रहा है कंटेंट राइटिंग का, और इंस्टीट्यूट से जुड़ा भी रहा हूँ मैं। जो लोग IAS में पढ़ा रहे हैं वो लोग जानते भी हैं। तो देखिए, आपके सामने सवाल मैं पेश कर रहा हूँ। 14वां चैप्टर है ये NCERT का, और सवाल मैंने इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि आपने अगर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर कोचिंग की हुई तो चेक करिए, देखिए कितना आप यहाँ पे कर पाते हैं। तो इसको एक प्रैक्टिस की तरह लिए, इसीलिए तो इसका नाम प्रीलिम्स रखा है ना मैंने, डिकोड प्रीलिम्स, ताकि प्रीलिम्स में दिक्कत ना आए। कोचिंग आपने किया नहीं किया है ये कोई ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों ने कोचिंग नहीं किया उनका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन सवाल ये कि अगर सही सवाल हमारे सामने आएंगे और फिर हम वहाँ पर जब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर मान लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सही अंदाज से वहाँ पढ़ेंगे, तो यही चीज़ हमें आगे लेके जाएगी। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को पढ़ लें तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद उसको ओरली बताना भी चाहिए बैठ करके सारी बातों को, तो इससे हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। तो देखिए सवाल चल रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। उसी 14वें चैप्टर से ही आगे सवाल बनाए हैं मैंने। 4 सवाल बनाए हैं, 5 इससे पहले थे, 9 सवाल। जहाँ से बनेगा वहीं से बनाया जाएगा, और जहाँ से नहीं बन सकता वहाँ से बनाया नहीं जा सकता। तो देखिए, किताब में NCERT में दिया हुआ, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो यहाँ स्लाइड में इंग्लिश में अभी बाद में आएगा, तो पहले हिंदी देख लेते हैं। दिया हुआ है, अर्ध दैनिक निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यहाँ तथ्य की बात आ रही है। अर्ध दैनिक ज्वार मिलान करने के लिए एक उच्च और एक निम्न ज्वार, आप अपना विकल्प यहाँ चुन लीजिएगा। दैनिक ज्वार की बात आ रही है, तो देखिए 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार इस तरह दिया हुआ है बुक में। देखिए तीसरा मिश्रित ज्वार, ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार। अब हमसे पूछा है उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। केवल 1, 1 और 2, केवल 3, 2 और 3। तो अब आप अपना विकल्प चुन लिए कि कौन सा इसमें से होगा। क्या अर्ध दैनिक ज्वार में एक उच्च और एक निम्न ज्वार आता है? तो नहीं आता है, ये गलत है। ये दैनिक ज्वार में क्या होता है, 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आता है, ये भी गलत है। मिश्रित ज्वार, ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार, तो ये सही है। तो सिर्फ तीसरा वाला सही है। तो इसमें क्या है कि जो अर्ध दैनिक ज्वार होता है उसमें ये वाला आता है, 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं। और जो दैनिक ज्वार होता है, डाइनल टाइड इसको कहते हैं, एक उच्च और एक निम्न ज्वार आता है। इसी को मिस मैच यहाँ पर कर दिया था। देखिए इंग्लिश में आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। सेमी डाइनल टाइड्स, 1 हाई एंड 1 लो टाइड। डाइनल टाइड्स, 2 हाई एंड 2 लो टाइड्स। तो देखिए ये दोनों ही गलत हैं, और बताया है कि ये इसमें होगा रिलेट और ये इससे होगा रिलेट। मिक्स्ड टाइड की बात आ रही है, टाइड्स की बात है, टाइड्स विथ वेरिएशन इन हाइट, तो ये वाला सही है। तो ये तीसरा वाला सही है। तो इस तरह से जब हम एक मेंटेलिटी डेवलप होगी, हाँ इस तरह से भी पूछ सकता है वो, कम से कम एक मैंने आपके सामने क्रिएटिविटी तो पेश किया कि वो इस तरह से पूछ सकता है इसको। तो बुक में तो ऐसा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मैच करने को उसमें पूछ सकता है वो। देखिए अब दूसरा स्टेटमेंट सोच करके मैंने बनाया है।
पूर्णिमा और अमावस्या के समय महीने में एक बार बृहद ज्वार आता है, स्प्रिंग टाइड की घटना घटती है। सामान्यतः बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 11 दिन का अंतर होता है। दूसरा स्टेटमेंट, ज्वार की आवृत्ति गति या दिशा में भिन्नता नहीं पाई जाती है। 3 स्टेटमेंट हैं, केवल 1, 1, 3, 1, 2 सभी असत्य। तो आप पहला वाला चुनिए कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय महीने में एक बार बृहद ज्वार आता है, क्या ये सही है? आप अपने मन में सोचिए क्या ये सही है? तो ये गलत है। एक बार नहीं आता है बल्कि 2 बार आता है। एक पूर्णिमा के दिन आता है, दूसरा अमावस्या के दिन आता है। तो एक बार जो यहां पर रख दिया कंफ्यूज करने के लिए था, 2 बार आता है। सामान्यतः बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 11 दिन का अंतर होता है, तो 11 दिन का नहीं होता है, 7 दिन का होता है। तो ये भी गलत है। तीसरा देखिए, ज्वार की आवृत्ति गति या दिशा में भिन्नता नहीं पाई जाती है। भिन्नता नहीं पाई जाती है तो ये भी गलत है। भिन्नता पाई जाती है तो सभी इसमें असत्य हो जाएंगे। अब देखिए इंग्लिश में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्प्रिंग टाइड अकर्स वंस ए मंथ ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून। तो ये वाला बताया था आपको, जो स्प्रिंग टाइड्स होता है, बृहद ज्वार होता है, अकर्स वंस ए मंथ ड्यूरिंग फुल मून, तो यह वंस नहीं होता बल्कि 2 बार होता है, तो ये गलत है। नॉर्मली देयर इज ए गैप ऑफ 11 डेज बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। तो 11 दिन का नहीं होता है बल्कि 7 दिन का होता है, 7 डेज का होता है। देयर इज नो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ टाइड्स। तो ये भी गलत है। डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो ऑल आर फॉल्स। अब देखिए तीसरा सवाल, क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी पर नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहां महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात हो रही है अपेक्षाकृत संकुचित होते हैं, वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचा होता है। जो टाइड की हाइट होती है वो ऊंची होती है ज्वार की। महीने में 2 बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब उच्च एवं निम्न ज्वार आता है। तो क्या यह सही है कि जहां महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत संकुचित होते हैं वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचा होता है? तो ये गलत है। संकुचित नहीं होते हैं बल्कि फैले हुए होते हैं, तब आता है उच्च ज्वार। और ये महाद्वीपीय मग्न तट एकदम तट, समुद्र के तट के पास ही का इलाका उथला वाला होता है। महीने में 2 बार नहीं आता। देखिए 2 बार जब चंद्रमा पृथ्वी सबसे तो 1 बार होता है, 2 बार नहीं 1 बार। तो 1 बार चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकट होगा तब उच्च एवं निम्न ज्वार आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे में दोनों असत्य हो जाएंगे। तो इसी बात का ध्यान रखना है, कहाँ 1 बार कहाँ 2 बार, इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं और फिर लगता है कि हाँ सही हो गया, और घर पे जब आते हैं मिलाते हैं तो गलत हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेयर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज रिलेटिवली नैरो द टाइडल सर्ज इज हायर। नैरो नहीं होता, वाइड होता है। हाई एंड लो टाइड्स अकर ट्वाइस ए मंथ व्हेन द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो ट्वाइस नहीं होता, 1 ही बार होता है, तो ये भी गलत है। तो बोथ आर फॉल्स हो जाएंगे। तो बहुत सोच करके इसको बनाया है कि जहाँ बन सकता है तो वहाँ बनाया है। अब देखिए चौथा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच के समय जब जल स्तर गिरता है तब उसे भाटा कहते हैं। तो क्या ये सही है? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच के समय में जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तब उसे बहाव या बाढ़ कहते हैं, दिया हुआ उसमें। तो दोनों सही है। तो दोनों ही सी वाला है, यानी दोनों ही सही है। आप देखिए बुक उसमें लिखा हुआ है, यानी उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच के समय में जब जल गिरता है तब उसे भाटा कहते हैं, एब कहते हैं। इंग्लिश में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इट इज कॉल्ड एब। तो सही है। व्हेन द टाइड राइजेज बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इट इज कॉल्ड फ्लड। तो ये भी सही है। तो इसलिए दोनों ही सही है। तो देखिए मैंने आपके सामने 4 सवाल रखे, 5 सवाल इससे पहले इसी 14वें चैप्टर से बनाए थे मैंने, 4 ये रखे हैं। तो इस तरह से हमारी एक मेंटेलिटी तो डेवलप होगी कि हाँ इस तरह से सवाल है। अब होता क्या है कि जो एस्पिरेंट है वो तैयारी करते हैं बुक में, वो तो सवाल नहीं बना सकते हैं। तो भाई ये तो कंटेंट राइटर का काम है ना, ये सवाल बनाना।
ये सवाल तो सब बना नहीं सकते, सारे राइटर लेखक नहीं बन सकते हैं। तो हर का हर काम होता है, जो एस्पिरेंट होते हैं उनका ये काम है कि वो अपना स्टडी करते हैं। और ये बात है जहन में रखनी चाहिए कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ये सोचें कि इस तरह में किस तरह से सवाल बन सकता है। लेकिन ज़्यादातर एस्पिरेंट इस तरह से सोचते नहीं हैं, वो बस किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं और फिर नोट्स बना लेते हैं। और होता क्या है नतीजा कि जब यूपीएससी में बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं और वो इस तरह से पेपर सेट कर देते हैं कि वहाँ पर जो पढ़ा हुआ होता है वहीं से हम कंफ्यूज कर जाते हैं, ये दिक्कत आ जाती है। तो इसका हल कैसे होगा कि हम सवाल लगाएं अच्छी क्वालिटी के, और इसीलिए मैंने आप लोगों को ये फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है। आखिर ये वर्क इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे मिली हुई है उसी को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर कोई और वर्क किया जाएगा तो उसके साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता। तो जो क्वालिटी इंसान को मिली होती है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश, उसी से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दें ताकि वहाँ तक पहुँच जाए, और ख़ुद भी आप सब्सक्राइब करें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।